दोस्तों, आज मैं आपके साथ बरसगीर के उस नामवर फनकार की ज़िंदगी के बारे में शेयर करने जा रहा हूं जिन्होंने 36,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। बरसगीर पाक हिंद में बतौर प्लेबैक सिंगर और गज़लकार उनका कोई सानी नहीं है। उनकी आवाज़ किसी नेमत से कम ना थी। वक़्त के नामवर मौसीकारों ने उनकी आवाज़ को कुदरत का अनमोल अतिया समझा। माजी के नामवर मौसीकारों ने उनकी आवाज़ को कुदरत का अनमोल अतिया जानकर अपनी लाजवाल धुनों में डाला। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की। मोहम्मद रफ़ी साहब 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम भी कोटला सुल्तान सिंह से ही हासिल की है। दोस्तों, अभी रफ़ी साहब की उम्र सिर्फ 11 साल ही थी कि आपके वालिदैन कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर से लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर के अंदर आपके वालिदैन ने नूर महल्ला बाटी गेट में बसेरा किया। मोहम्मद रफ़ी साहब को बचपन ही से गाने का शौक़ था। आपके आबाई गांव कोटला सुल्तान सिंह में एक फ़कीर गुज़रता था। वो गांव में गाते हुए दाखिल होता था। मालूम नहीं था कि ये फ़कीर कौन है, लेकिन आपको उसकी आवाज़ बहुत भाती थी और आप उसको कॉपी करते थे। जब वो फ़कीर चला जाता था तो वही चीज़ आप वो गा के अपने गाँव वालों को सुनाते थे। और अक्सर कोटला सिंह के बाज़ार में लोग जब आपकी आवाज़ सुनते थे तो जमा हो जाते थे और आपकी आवाज़ से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे, महसूस होते थे। जब आपकी फैमिली लाहौर मूव हुई, लाहौर पहुंचने के बाद आपके बड़े भाई ने आपके शौक़ को देखते हुए आपको उस वक़्त के मशहूर मौसीकी के उस्ताद गुलाम अली फ़िरोज़ निज़ामी, पंडित जीवन लाल की शिगिर्दी में दे दिया और आपके उस्तादों ने मोहम्मद रफ़ी के फ़न को खूब अंदाज में तराशा और निखारा। दोस्तों, अब उस किस्सा की तरफ आते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने फ़नी कैरियर का बाकायदा आगाज़ कहाँ से किया और कैसे किया। 1937 में लाहौर के अंदर एक मौसीकी का प्रोग्राम हो रहा था। उस प्रोग्राम में KL सहगल, जो कि उस वक़्त के मशहूर और मरूफ गुलकार थे, उन्होंने गाना गाना था, लेकिन किसी वजह से वो लेट हो गए। मोहम्मद रफ़ी के बड़े भाई ने मौका की मुनासबत को देखते हुए इंतज़ामिया से बात की कि मेरे छोटे भाई भी गुलकारी करते हैं और अच्छा गाते हैं, अगर आप उनको मौका दें तो वो कुछ आपको सुना देंगे। इस तरह जो मजमा है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो इंतज़ामिया ने मोहम्मद रफ़ी साहब को गाने की इजाज़त दे दी। अभी उस वक़्त उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब गाने गाने शुरू किए तो पूरा मजमा उनके गाने सुनकर अश कर उठा। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। दोस्तों, उसी तकरीब में उस वक़्त के मशहूर मौसीकार श्याम सुंदर भी मौजूद थे। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, गाते रहिए। और जब मोहम्मद रफ़ी साहब की उम्र 20 साल की हुई तो उस वक़्त मौसीकार श्याम सुंदर ने ही ब्रेक दिया। फिल्म में जो आपने गाना गाया था उसके बोल थे सोनिए हीरिए। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब की गाड़ी चल पड़ी, क्योंकि उस वक़्त रेडियो एक वाहिद मीडिया था जिससे लोग एंजॉय करते थे। तो आप ऑल इंडिया रेडियो पर अपने सुर बखेरने लगे। 1944 में मोहम्मद रफ़ी साहब लाहौर से मुंबई चले गए और वहाँ के बिंडी बाज़ार के एक छोटे से कमरे में रहने लगे। और मौसीकार श्याम सुंदर भी लाहौर से मुंबई आ गए। मौसीकार श्याम सुंदर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने अपनी आगे तमाम आने वाली फ़िल्मों में मोहम्मद रफ़ी से ही गवाया। रफ़ी साहब की ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोड़ उस वक़्त आया जब मौसीकार नुशाद ने उन्हें गाने का मौका दिया। रफ़ी साहब से पहले नुशाद और तल्लत महमूद की जोड़ी को कामयाब जोड़ी कहा जाता था। नुशाद का हर गीत तल्लत साहब गाते थे। एक रोज़ नुशाद ने तल्लत को गाने से कबल सिगरेट पीते देख लिया। नुशाद अपने असूलों पर बहुत पक्के थे। वो तल्लत पर बरहम हुए और उन्होंने तल्लत की बजाय रफ़ी साहब को चुन लिया और इस तरह रफ़ी ने ज़िंदगी में कभी भी सिगरेट या शराब को हाथ नहीं लगाया।
और बाद में निशाद ने तमाम गाने रफ़ी साहब से अपनी फिल्म बेजुबां आवरा के लिए गाए, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। 1947 में बनने वाली फिल्म जुगनू, जो कि अपने दौर की बहुत ही सुपरहिट थी, उसमें गाने गाए। फिल्म जुगनू के हीरो दिलीप कुमार और हीरोइन माजी की मशहूर और मारूफ गुलकारा नूरजहां थी। और इसका एक गाना यहाँ बदला वफा का बेवफाई के स्वा क्या है बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ। 1947 में जब तक़सीम हिंद हुआ, पार्टीशन हुई, तो नूरजहां पाकिस्तान चली आई, लेकिन मोहम्मद रफ़ी अपने ख़ानदान के हमरा लाहौर से मुंबई में मुस्तकिल बुनियादों पर रहने लगे और परमानेंट शिफ्ट हो गए। 1948 में जब महात्मा गांधी का कत्ल हुआ तो राजेंद्र किशन ने गांधी के कत्ल पर एक गाना लिखा जिसका नाम था सुनो सुनो दुनिया वालों बाबू की ये अमर कहानी। इस गाना को रफ़ी साहब ने गाया। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत मशहूर हुए और हर एक मोहम्मद रफ़ी को जानने लगा। और इंडिया के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद रफ़ी को अपना पसंदीदा गुलकार करार दे दिया। मोहम्मद रफ़ी ने जिन मशहूर मौसीकारों के साथ काम किया उनमें निशाद, एस.डी. बर्मन, शंकर जैक्सन, रवि, मदन मोहन, ओ.पी. नैयर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी वगैरह शामिल हैं। दोस्तों 1970 का जो साल था वो रफ़ी साहब के लिए इतना अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि उस साल उनको गले की इन्फेक्शन हो गई और काफ़ी देर तक वो इस इन्फेक्शन से गा ना सके। और बहुत सारे लोगों ने ये स्टेटमेंट भी दे दी कि वो शायद आइंदा कभी भी ना गा पाएँ, मगर अल्लाह ताला ने आपको दोबारा तंदुरुस्ती दी और आपने गाना शुरू कर दिया। 1970 में बनने वाली फिल्म द ट्रेन में आपने बहुत ही ज़बरदस्त एक मशहूर गाना गाया जो आज भी लोग पसंद करते हैं, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। गुलकार मोहम्मद रफ़ी पर्सनली तौर पर गुलकारा लता से ज़्यादा खुश नहीं थे। उसकी वजह यह थी, एक दफ़ा लता ने कहा था कि जो हम गाने गाते हैं वो जब भी बिकेंगे तो उनकी रियलिटी हमें भी मिलनी चाहिए, लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि जब हम गाना गा देते हैं उसका हमें मुआवजा मिल जाता है, तो उसके बाद गाना जितनी दफ़ा भी बिके उसकी रियलिटी के हम हकदार नहीं हैं। इसी तरह लता ने कहा था कि उन्होंने ज़्यादा गाने गाए हैं, रफ़ी ने कम गाए हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक जो है उसमें उनका नाम आना चाहिए, लेकिन रफ़ी साहब ने उसको भी चैलेंज किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे गाने उनसे ज़्यादा हैं। ये उनके दरमियान में एक क्लैश चला था और इस इशू को बाद में 25 सितंबर 2012 में द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के अंदर बाकायदा रिटर्न में लता मंगेशकर ने उनसे माफ़ी मांग ली थी। रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो मौसीकी की अजीम जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ किया। रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए तकरीबन 400 से ज़्यादा गाने गाए हैं। रफ़ी साहब नए आने वाले मौसीकारों की भी हौसला अफजाई करते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब कहते हैं कि जब उन्होंने पहला गाना रफ़ी साहब से गाया तो उनको पहले ही बता दिया था कि आपके स्टैंडर्ड और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आप मुआवजा लेते हैं वो हम नहीं दे सकेंगे। तो उन्होंने एक लिफाफे के अंदर तकरीबन 1100 रुपये डाल के रफ़ी साहब को गाना ख़त्म करने के बाद दे दिया। तो रफ़ी साहब ने वो लिफाफा उन दोनों को वापस कर दिया और कहा कि पैसे आपस में बांट लो और इसी तरह आगे जाके जो काम मिले उसका मुआवजा आपस में बांट के ही खाते रहना। और ये उनका बहुत बड़ा मैसेज था अपने चाहने वालों को, स्पेशली आज के फ़नकारों को। आज के फ़नकार आपने देखे होंगे बहुत सारे गुलकार हैं, वो गाना खुद ही लिखते हैं, खुद ही उसको कंपोज करते हैं और खुद ही उसकी वीडियो भी बना देते हैं। यानी माजी में एक गाने को बनने के लिए कम से कम 5 से 6 अफराद उसमें शामिल होते थे और सबको रिज़्क किसी न किसी तरीके से मिलता था। लेकिन अभी जब आप एक ही बंदा उस सारे रिज़्क को इकट्ठा करना चाहता है तो वो चंद दिन के लिए तो लोगों के सामने पॉपुलैरिटी हासिल कर लेता है, लेकिन फिर अचानक एक जिन की तरह गायब भी हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं रफ़ी साहब की अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो रफ़ी साहब ने 2 शादियां की हैं। उनकी पहली वाइफ का नाम है बशीरा बीबी। बशीरा बीबी आपके आबाई गांव से ही तल्लक रखती थी। जब पाकिस्तान बना तो रफ़ी साहब लाहौर से मुंबई मूव कर गए, लेकिन बशीरा बीबी ने लाहौर से मुंबई मूव करने से इनकार कर दिया और वो पाकिस्तान में ही रहीं। बशीरा बीबी का ये कहना था कि पार्टीशन के वक़्त उनके पेरेंट्स को पंजाब के अंदर कत्ल कर दिया गया था, इसलिए वो वहाँ से मूव नहीं करेंगी और वो लाहौर में ही रहीं। रफ़ी साहब ने दूसरी शादी इंडिया के अंदर बिल्किस बानो से की। रफ़ी साहब की 3 बेटियां और 4 बेटे हैं। रफ़ी साहब के बड़े बेटे सईद रफ़ी आपकी पहली बीवी बशीरा बीबी से हैं। रफ़ी साहब को ये भी एजाज़ हासिल है कि वो जिस मुल्क में भी जाते उस मुल्क की आवाज़ में एक गाना ज़रूर गाते थे। दोस्तों अब बात करते हैं रफ़ी साहब के अवार्ड्स की। तो रफ़ी साहब को उनके गीतों पर 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं।
इसके अलावा इंडिया की हुकूमत ने उनकी खिदमात को सराहते हुए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा है। मोहम्मद रफ़ी साहब 31 जुलाई 1980 को हार्ट अटैक होने की वजह से अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले थे। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफ़ी पसंद आई है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप अपना मुझे प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।